हेलो डॉक्टर्स। तो आज हम एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करने जा रहे थे। एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरिया का मतलब होता है कि हम बैक्टीरिया के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बैक्टीरिया के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो हम 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम उसकी स्टडी करेंगे सेल एनवेलप के बारे में, यानी बैक्टीरिया के सेल एनवेलप के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल एनवेलप मतलब वो आउटर बाउंड्री, वो कवरिंग्स जो बैक्टीरिया की सेल को एनक्लोज करके रखती हैं और उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती हैं। तो बेसिकली जो सेल एनवेलप होता है वो 3 लेयर्स में होता है। किसमें होता है? 3 लेयर्स में होता है। तो ये 3 लेयर जो आपको देख रही हैं ये किसकी हैं? सेल एनवेलप की लेयर्स हैं। इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। जब ये हार्ड होता है तो उसको कैप्सूल बोलते हैं, और जब ये सॉफ्ट और स्लाइमी होता है तो उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। उसके बाद जो अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल, और जो इनर मोस्ट होती है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? सेल एनवेलप बनाते हैं। और इनके बारे में हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरिया पार्ट 1 में। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम 3 पॉइंट्स में पढ़ेंगे: सेल एनवेलप, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड, सेलुलर अपेंडिसेस एंड स्पोर्स। तो आज जो हमें स्टडी करने हैं वो पढ़ना है इसका साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड के बारे में, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मिड के बारे में, और इसके अलावा हम सेलुलर अपेंडिसेस में फ्लैजेला, पाइलाई ऑफ एम्ब्री एंड स्पोर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी बात स्टार्ट करते हैं किसके साथ? साइटोप्लाज्म के साथ, और जानते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो मान लीजिए अगर ये बैक्टीरियल सेल है, क्या है? ये बैक्टीरियल सेल है। तो इस सेल की जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी ये भरा हुआ है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर यानी इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो कुछ भी कंटेंट भरा हुआ है विद इन दिस सेल मेम्ब्रेन, इस सारे कंटेंट को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज द मैटर व्हिच इज प्रेजेंट विद इन द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के अनसाइड जो कुछ भी मैटर ये प्रेजेंट है, इसको मैटर को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? इस मैटर को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे हम? साइटोप्लाज्म। तो ये सारा क्या है? बेसिकली साइटोप्लाज्म है। चलिए इसके बारे में और डिटेल स्टडी करते हैं। तो साइटोप्लाज्म कैसा होता है? ये जेल लाइक मैट्रिक्स होता है जो मेनली किससे मिलकर बना होता है? वाटर, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट, वेस्ट, गैसेस, एंड इसमें क्या होते हैं? कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो मेनली इसका लिक्विड वाला पार्ट जो है जिसको हम साइटोजोल बोलते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो उसमें 2 तरह के होगा। एक तो लिक्विड वाला पोर्शन होगा, है ना, एक कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, सॉलिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। तो लिक्विड वाला जो पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। क्या बोलते हैं? साइटोसोल। और साइटोसोल किससे मिलकर बना होगा? मेनली वाटर, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट, वेस्ट एंड गैस प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अलावा कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जिनको हम सेलुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सेलुलर स्ट्रक्चर में क्या चीजें प्रेजेंट होंगी? तो इसके अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे जिनको इंक्लूजन्स बोलते हैं, और क्रोमेटोफोर्स और गैस वैक्यूल भी पाए जा सकते हैं। आपको एक बात बतानी थी कि जो बैक्टीरियल सेल होती है वो कैसी होती है? प्रोकैरियोट होती है। क्या होती है? प्रोकैरियोट। प्रो मींस होता है विदाउट, प्रो मींस क्या होता है? विदाउट, और कैरियो मींस होता है न्यूक्लियस, यानी इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। एक न्यूक्लियस का प्रीकर्सर स्टेज पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियोइड। तो हम न्यूक्लियोइड के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस करेंगे, और इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको एक बात बतानी थी, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती। एक्सेप्शनली कुछ प्रोकैरियोट या कुछ बैक्टीरियल सेल्स के अंदर क्रोमेटोफोर और गैस वैक्यूल पाए जाते हैं जो कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं। मैंने क्या कहा आपको? प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते यूजुअली, बट एक्सेप्शनली कुछ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में क्रोमेटोफोर और गैस वैक्यूल जो कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है वो पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोइड के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियोइड के बारे में। तो न्यूक्लियोइड क्या होता है वो समझिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो जो होते हैं उनके पास प्रो मतलब होता है विदाउट, कैरियो मींस होता है न्यूक्लियस, यानी इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, उसकी जगह पे क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। अभी न्यूक्लियोइड क्या होता है? तो ये मान लीजिए बैक्टीरियल सेल है और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है? एक डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। तो बेसिक न्यूक्लियोइड क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का, और ये बेसिकली क्या होता है? सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं हमारे यूकैरियोट्स के अंदर जो हमारा डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड वाउंड होता है, ठीक है, वाइड होता है। बट जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, उनके अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं?
पॉलीअमाइन्स बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल होगा जिसको हम न्यूक्लियोइड कह रहे हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और ये कैसा होगा, जीसी रिच होगा, यानी ग्वानिन और साइटोसिन रिच स्ट्रक्चर होगा। जबकि अगर आप यूकैरियोट्स के डीएनए के बारे में बात करो तो यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो एटी रिच होता है, यानी उसमें एडेनाइन और थाइमाइन ये नाइट्रोजनस बेसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो जीसी रिच होते हैं, यानी उनके अंदर ग्वानिन और साइटोसिन जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि ये कोई बैक्टीरियल सेल है और इसमें यूजुअली क्या प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है। बट कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो हमारे ये जो मेन जेनेटिक मटेरियल है, ये जो हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल है, मान लीजिए ये तो है हमारा न्यूक्लियोइड, ये तो क्या है हमारा न्यूक्लियोइड है। कभी कभी कुछ बैक्टीरिया में हमें ये देखने को मिला कि हमारे मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा एक और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। यानी मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा एक और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए हमारी बैक्टीरियल सेल के अंदर पाया जा सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। तो प्लाज्मिड बेसिकली क्या है? इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। कैसा नेचर होता है? डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, और जो मेन डीएनए के अलावा पाया जाता है। अब ये जरूरी नहीं कि ये प्रेजेंट ही हो हर बैक्टीरिया में, ये प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ये प्रेजेंट है किसी भी बैक्टीरिया में तो उस बैक्टीरिया को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स देगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज देगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर ये आर प्लाज्मिड प्रेजेंट है इस बैक्टीरिया के अंदर, ये आर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, तो ये आर प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया को क्या करेगा? कुछ एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो मान लीजिए अगर आर प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो क्या करेगा? कुछ बैक्टीरिया के अगेंस्ट इस बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड कराएगा? रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। अब जो ये प्लाज्मिड होता है ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है, इसको इस न्यूक्लियोइड पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है कि ये अपना रेप्लिकेशन करने के लिए इस न्यूक्लियोइड पे डिपेंडेंट रहे। तो इट हैज द कैपेसिटी टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। देखो एक चीज होती है कि अगर आप इस प्लाज्मिड को इस सेल से रिमूव कर दोगे तो ये सेल सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन अगर आपने मेन जेनेटिक मटेरियल इस न्यूक्लियोइड को इस सेल से रिमूव कर दिया तो सेल डाई कर जाएगी, ठीक है। तो यहां से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा होता है, मेन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है, और जो राइबोसोम जो होता है वो कौन सा होता है? 70S वाला। और 70S वाला है तो उसमें एक लार्जर सब यूनिट होगी, एक स्मॉलर सब यूनिट होगी। जो लार्जर सब यूनिट होती है वो 50S होती है, जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो कौन सी होती है? 30S होती है। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल में कुछ स्टोरेज ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिनको हम इंक्लूजन्स बोलते हैं। ये स्टोरेज ग्रेन्यूल्स बेसिकली क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं साइटोप्लाज्म में, जो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते। ये जो होते हैं ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। इसके अलावा वोलेटिन ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि ये डाई से स्टेन होकर हमें माइक्रोस्कोप में विजुअल होते हैं। ये आप कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया नाम के बैक्टीरिया में इजीली देख सकते हैं। ये जो वोलेटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं? फॉस्फेट के पॉलीमर्स होते हैं ये, और ये एज अ फॉस्फोरस रिजर्वोयर की तरह वर्क करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि वैसे तो प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, बट एक्सेप्शनली कुछ बैक्टीरिया के अंदर कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली पाई जा सकती है। उनमें से एक है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर जो होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, और इसके अंदर क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, जिनकी हेल्प से जो बैक्टीरिया है वो क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपना खाना खुद बना सकता है। एंड इट इज प्रेजेंट इन द पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इसके साथ साथ एक और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, जिसको हम गैस वैक्यूल बोलते हैं। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिकली क्या प्रोवाइड कराता है? बायोसी प्रोवाइड कराता है, और एक्वेटिक कंडीशन में बैक्टीरिया के जो सर्वाइवल को क्या करता है? प्रमोट करता है। और गैस वैक्यूल पाया जाता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। तो हमने साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी करी, तो हमने आपको बताया कि हम बैक्टीरिया के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। पार्ट 1 में हमने सेल एनवेलप के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में अभी हमने साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस किया। अब बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेलुलर अपेंडेजेस के बारे में, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्पोर्स। तो चलिए अब बात करते हैं सेलुलर अपेंडेजेस के बारे में। इन सेलुलर अपेंडेजेस वी विल बी बेसिकली डिस्कस अबाउट द फ्लैजेला, पाइलाई और फिमरी। तो सबसे पहले हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्लैजेला के साथ।
तो फ्लैजेला बेसिकली क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कहां से ओरिजिनेट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से। तो देखो ये ओरिजिनेट तो सेल मेम्ब्रेन से हो रहा है, बट आपको जब आप इसे बाहर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सेल वॉल से निकल के आया है। तो इट अपीयर्स टू प्रोट्रूड फ्रॉम द सेल वॉल, बट बेसिकली दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। इनकी अगर अप्रोक्सीमेट लेंथ की बात की जाए तो इट विल बी वेरी 3 to 20 माइक्रोन इन लेंथ, एंड जो थिकनेस होगी वो होगी 0.01 to 0.013 माइक्रोन इसकी थिकनेस होगी। अगर फ्लैजेला का फंक्शन बात करें तो आपको पता है फ्लैजेला का जो फंक्शन होता है वो होता है लोकोमोशन। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्लैजेला जो होता है, फ्लैजेला होता है उसके ऊपर एच एंटीजन पाया जाता है। ये आपके माइक्रोबायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि फ्लैजेला जो होता है उसके पास एच एंटीजन पाया जाता है। आपने सुना होगा कि अगर किसी पर्सन को टाइफाइड होता है तो उसको टेस्ट करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए, कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हम विडाल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो जो विडाल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसमें बेसिकली 2 एंटीजन चेक किए जाते हैं, एक होता है ओ एंटीजन, एक होता है एच एंटीजन। ओ एंटीजन के बारे में मैंने सेल वॉल में आपको पढ़ाया था कि ओ एंटीजन जो होता है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। एलपीएस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिपोपॉलीसैकेराइड का एज अ कंपोनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है दिस ओ एंटीजन। साथ ही साथ अब मैं अगर आपको एच एंटीजन के बारे में बताऊं तो जो एच एंटीजन होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, फ्लैजेला पे प्रेजेंट होता है। तो ओ एंटीजन और एच एंटीजन चेक किया जाता है इन द केस ऑफ वायरल टेस्ट फॉर द टाइफाइड। टाइफाइड आपको पता है किसके द्वारा कॉज किया जाता है, साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के द्वारा। वापस आ जाते हैं अपने फ्लैजेला के टॉपिक पे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला। तो अगर हम फ्लैजेला के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो उसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है बेसल बॉडी, दूसरा होता है हुक और तीसरा पार्ट होता है फिलामेंट। अगर आप इसको डायग्राम से देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ये वाला जो पार्ट है जो सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, ये वाला जो पार्ट है ये सेल वॉल, ये पार्ट है सेल वॉल, और ये वाला पार्ट जो है वो है सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये कौन से बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव? तो आप अगर यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ पेप्टिडोग्लाइकेन है, ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ये, ठीक है, और ये आउटर लेयर है, ये क्या है, आउटर लेयर है। तो इसमें 2 लेयर पाई जा रही है, पेप्टिडोग्लाइकेन भी पाया जा रहा है, आउटर लेयर भी पाया जाता है। तो इसका मतलब कौन सा बैक्टीरिया है, इट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखा है तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन भी है और पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर भी है, 2 लेयर है, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अच्छा, वो पार्ट फ्लैजेला का वो पार्ट जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, ये इतना पार्ट जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाएगा, बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी वो वाला पार्ट होता है जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। ठीक है, उसके बाद फिलामेंट वाला पार्ट जो है जो बाहर निकला हुआ है, ये वाला जो सेल सरफेस से बाहर निकलते हुए दिख रहा है, और तीसरा वाला इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ठीक है, और वो पार्ट जो इस बेसल बॉडी और इस फिलामेंट को कनेक्ट करेगा उसको बोलते हैं हुक। क्या बोल रहे हैं, हुक। आई रिपीट अगेन, बेसल बॉडी क्या है, वो पार्ट जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, ये इतना वाला। अगर मैं उसके बाद बात करूं, फिलामेंट क्या है, जो सेल के सरफेस से बाहर निकलता हुआ दिखता है, ये। और हुक क्या है, हुक वो स्ट्रक्चर है जो इस बेसल बॉडी और इस फिलामेंट को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो होपफुली फ्रॉम डायग्राम यू विल बी क्लियर अबाउट द बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, बेसल बॉडी के बारे में बात करते हैं। तो बेसल बॉडी क्या है, मैंने आपको बताया ये वो स्ट्रक्चर है जो कैसा होता है, रॉड शेप्ड होता है। कैसा होता है, रॉड शेप्ड होता है। रॉड शेप्ड होने के साथ साथ ही कहां एम्बेडेड होता है, तो इट इज एम्बेडेड विद इन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, जो बेसल बॉडी है ये इट इज सराउंडेड बाय 2 पेयर ऑफ रिंग। जो बेसल बॉडी है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेसल बॉडी, ये यहां से यहां तक, अब इसमें ये 2 पेयर ऑफ रिंग के द्वारा सराउंडेड होता है। 2 पेयर मतलब 4, 2 पेयर ऑफ रिंग से द्वारा सराउंडेड होता है। 2 पेयर का मतलब 2 into 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 रिंग्स होती हैं। जो पहली रिंग होती है उसको हम बोलते हैं एलपी रिंग, ठीक है, जो कि हमारे सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये है एल रिंग और ये है पी रिंग। इसके साथ साथ दूसरी रिंग और पाई जाती है जिसको बोलते हैं एसएम रिंग, एसएम। ठीक है, तो ये है एस और ये है एम रिंग। ठीक है, एसएम रिंग। एस का मतलब देखो, एल का मतलब यहाँ लिपोपॉलीसैकेराइड से होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड से। पी का मतलब यहाँ पेप्टिडोग्लाइकेन से होता है। एस का मतलब यहाँ सरफेस से होता है, और एम का मतलब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन से होता है। तो बेसिकली 4 रिंग पाई जाती है, 2 पेयर रिंग पाई जाती है, एलपी जो सेल वॉल में एम्बेडेड होती है और एसएम जो सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती है। ये तो हमने बात करी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में।
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको पता है कि जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर होती है, वो सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन होता है, उसमें सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन होता है, आउटर लेयर जो होती है वो एब्सेंट होती है। ये बात आप तभी को समझ में आएगी जब आपने पार्ट 1 देख रखा होगा, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्योंकि एक ही पेयर पाया जाता है, उस पेयर को हम बोलते हैं एसएन रिंग, जो कि कहां प्रेजेंट होगी, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हुक के बारे में। तो हुक वो स्ट्रक्चर था जो इस फिलामेंट को और इस बेसल बॉडी को क्या करके रखेगा, कनेक्ट करके रखेगा, ठीक है। अब बात करें फिलामेंट, तो फिलामेंट वो हॉलो रिजिड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो हमें सेल सरफेस से बाहर निकलते हुए आता हुआ दिखेगा। जो फिलामेंट है वो प्रोटीन मोनोमर से मिलकर बना होता है, ठीक है, और फ्लैजलिन प्रोटीन होती है। तो जो फिलामेंट वाला पार्ट है इसमें कौन सी प्रोटीन होती है, फ्लैजलिन, और जो फ्लैजलिन होती है वो कैसी प्रोटीन होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। अब हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ फ्लैजला। किसी बैक्टीरिया के पास फ्लैजला प्रेजेंट है कि नहीं, आप कैसे डिटेक्ट करोगे। तो एक तो मेथड है डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, बैक्टीरिया को लगाइए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर और फ्लैजला को आप देखिए। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्टेन यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं लिप्सन स्टेन एंड रायू स्टेन, और इस स्टेन को अच्छे से स्टिक हो जाए फ्लैजला के ऊपर, उसके लिए हम मॉर्डेंट का यूज करते हैं। जो मॉर्डेंट यूज करते हैं वो होता है टैनिक एसिड। इसके साथ साथ हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज करके भी फ्लैजला को विजुअलाइज कर सकते हैं। अब हम बात करें अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजला ऑन द बैक्टीरियल सेल, तो बहुत डिफरेंट तरीके से जो बैक्टीरिया की सेल होती है उनके ऊपर फ्लैजला का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी बैक्टीरिया के पास फ्लैजला हो ही ना, नो फ्लैजला, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एट्रैकस, और ये पाई जाती है माइक्रोकोकस और पाचुरेला के अंदर। कभी कभी ये होता है कि बैक्टीरिया के सिंगल एंड पे एक आपको क्या देखने को मिले, फ्लैजला देखने को मिले, इस कंडीशन को मोनोट्रैकस बोलते हैं, और ये हमें देखने को मिलती है विब्रियो और सुडोमोनास के केस में। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि बैक्टीरिया के दोनों एंड पे एक एक फ्लैजला प्रेजेंट है, इस कंडीशन को हम एम्फीट्रैकस बोलते हैं, और ये हमको नाइट्रोसोमनास के केस में देखने को मिलती है। कभी कभी हमको पूरी बैक्टीरियल सेल के सरफेस के ऊपर बहुत सारे फ्लैजला देखने को मिलते हैं, इस कंडीशन को हम पेरिट्रैकस बोलते हैं, और ये हमको देखने को मिलती है इन प्रोटियस, इकोलाई एंड लिस्टेरा। तो ये पेरिट्रैकस वाला इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट अकर इन द इकोलाई। अब आपको बताया था मैंने कि जो फ्लैजला जो होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मोटिलिटी। फ्लैजला लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है, तो मेन फंक्शन इज मोटिलिटी, ठीक है। अब ये किस तरह की मोटिलिटी, किस तरह की मूवमेंट प्रोवाइड कराता है बैक्टीरिया को, तो वो देखते हैं। एक होता है टम्बलिंग मोटिलिटी, यानी कि बैक्टीरिया ऐसे मूव करेगा जैसे कि इसने दारू पी रखी हो, अल्कोहल पी रखी हो, ठीक है, ड्रंक में लैग चलेगा, और ये हमको देखने को मिलेगा इन लिस्टेरा। नेक्स्ट इज डार्टिंग मोटिलिटी, जिसको हम लाइक शूटिंग स्टार बोलते हैं। एक चमकता हुआ तारा, मूव करता हुआ तारा, मूव करता हुआ तारा लाइक, ठीक है, स्टार लाइक, तो ये देखने को मिलेगा इन द विब्रियो कॉलेरा एंड कैम्पाइलोबैक्टर। अगर आपको मोटिलिटी ऑब्जर्व करनी है तो आप यूट्यूब पे जाके एनिमेशन वीडियोस देखना, तब आपको ये मोटिलिटी ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएंगी, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो फ्लैजला की वजह से फॉलिंग लीफ लाइक, गिरती हुई लीफ की तरह मूवमेंट शो करते हैं, एग्जांपल गार्डियल आम्बिया। उसके अंदर ग्लाइडिंग मोटिलिटी, सरक के जाना, ठीक है, ऐसे घिसते हुए जाना, ग्लाइडिंग मोटिलिटी शो करते हैं, एज एग्जांपल माइकोप्लाज्मा। कुछ जो बैक्टीरिया होंगे वो फ्लैजला की वजह से कॉर्क स्क्रू वाली मोटिलिटी शो करेंगे, यानी इस तरीके से हम जैसे आप स्क्रू टाइट करते हैं ना पेचकस की हेल्प से, या उसको लूज करते हैं, तो वो कॉर्क स्क्रू वाली जो मोटिलिटी है वो आपको देखने को मिल सकती है इन द केस ऑफ ट्रिपोनीमा। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिफरेंशियल मोटिलिटी शो करते हैं, यानी कि 22 टू 25 डिग्री सेल्सियस पे मोटाइल होंगे, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस पे नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है, एज इट इज सीन इन द जर्सिनोसिस एंड लिस्टेरियोसिस। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्वार्मिंग मूवमेंट शो करते हैं ऑन अगर प्लेट। स्वार्मिंग मूवमेंट क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए एक पॉन्ड है, वाटर पॉन्ड है, आपने उसमें क्या डाला, कोई स्टोन डाला, तो उसमें जो रिपल्स क्रिएट होती है, ऐसे सर्कुलर रिपल्स जो बाहर की तरफ जाती हैं, तो वैसी रिपल्स लाइक मूवमेंट देखने को मिलती है। बट ये कंसीडर किया गया कि ये जो रिपल्स लाइक मूवमेंट है ये बेसिकली पैटर्न ऑफ ग्रोथ है एज कंपेयर टू मोटिलिटी, ठीक है। ये देखने को मिलता है हमको विब्रियो पैराहेमोलाइटिकस में, विब्रियो एजिनोलाइटिकस में, क्लॉस्ट्रिडियम टिटिनाई में और सेरेसिया में। सो दिस वर द डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिलिटी शोन बाय द फ्लैजला। अब हम बात करेंगे पाइलाई और फिम्बरी के बारे में। पाइलाई और फिम्बरी क्या होती हैं, ये बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो बैक्टीरियल सेल वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये फ्लैजला से स्मॉल साइज के होते हैं, शॉर्ट साइज के होते हैं। अब जो पाइलाई जो होती है वो बेसिकली दो तरह की हो सकती है, लॉन्गर पाइलाई और शॉर्टर पाइलाई। जो लॉन्गर पाइलाई होती है उनको सेक्स पाइलाई भी बोलते हैं। ये बेसिकली बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, और बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन,
ठीक है, तो उसमें से जो कंजुगेशन वाला जो मेथड है उसके थ्रू बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं दिस लॉन्गर पाइलाई। ये लॉन्गर पाइलाई क्या होती हैं, जिन बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं उन बैक्टीरिया को हम डोनर बैक्टीरिया या फिर एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये आपको लॉन्गर पाइलाई दिख रही होंगी इस बैक्टीरिया के अंदर, इसको सेक्स पाइलाई बोलते हैं। इन लॉन्गर पाइलाई की हेल्प से ये वाला जो बैक्टीरिया होता है ये इस एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ, एफ नेगेटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जिसके पास ये लॉन्गर पाइलाई सेक्स पाइलाई एब्सेंट है, उसके साथ क्या बनाता है, एक कंजुगेशन ट्यूब बनाता है। तो ये जो ट्यूब आपको दिख रही है यहाँ पे, ये जो टनल दिख रही है इसको कंजुगेशन ट्यूब बोलते हैं, और ये कंजुगेशन ट्यूब बेसिकली इस लॉन्गर पाइलाई के द्वारा बनाई गई होती है। तो ये लॉन्गर पाइलाई जो होती है कंजुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है। अब एक बार कंजुगेशन ट्यूब बन गई तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो प्लाज्मिड प्रेजेंट है, इस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड जो प्रेजेंट है, इस प्लाज्मिड की क्या होगी, कॉपी होगी, और कॉपी होने के बाद ये जो प्लाज्मिड है वो इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में भेज दिया जाएगा। तो जो पहले, ठीक है, यहां इसका जेनेटिक मटेरियल इसके जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफर हो रहा है, यानी एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में जा रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और इस मेथड को हम बोलते हैं कंजुगेशन, एंड इट इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दिस लॉन्गर पाइलाई। तो लॉन्गर पाइलाई के अलावा कुछ शॉर्टर पाइलाई भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो शॉर्टर पाइलाई होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फेमरी बोलते हैं। ये दोनों ही बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है इन द बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जबकि जो लॉन्गर पाइलाई थी, कौन सी थी, लॉन्गर पाइलाई थी, ये प्रेजेंट होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ओनली, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ओनली। मैंने आपको बताया लॉन्गर पाइलाई जो होंगी वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही पाई जाएंगी, जबकि जो शॉर्टर पाइलाई होंगी जिनको हम फेमरी कहते हैं वो दोनों में पाई जा सकती हैं, बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अगर फंक्शन की बात करूं तो शॉर्टर पाइलाई का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है अटैचमेंट। इनका मोडलिटी में कोई रोल नहीं होता एक्सेप्ट इन द केस ऑफ निजेरिया। निजेरिया के अंदर जो टाइप 4 पाइलाई होती हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करती है, ठीक है। जो पाइलाई होती है वो एक प्रोटीन मोनोमर से मिलकर बनी होती है जिनको हम बोलते हैं पाइलिन। पाइलिन जो होती है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है और एंटीजेनिक प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ पाइलाई और फेमरी के बारे में, कैसे हम पाइलाई और फेमरी को डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो या तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, इसके अलावा या तो आप सरफेस पेलिकल टेस्ट कर सकते हैं या हीमोएग्लूटेशन करा सकते हैं। सरफेस पेलिकल टेस्ट जब हम करते हैं तो क्या होता है कि थिन लेयर बन जाती है एट सरफेस ऑफ द लिक्विड कल्चर। तो ये आप जो लिक्विड कल्चर देख रहे हैं यहाँ पे जो ग्रीन कलर की सरफेस फिल्म बन रही है, दिस इज बेसिकली ड्यू टू द पाइलाई और फेमरी। हीमोएग्लूटिनेशन भी करा सकते हैं, इसकी हेल्प से हम इकोलाई, क्लेब्सिएला और गोनोकोकस में पाइलाई और फेमरी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेलुलर अपेंडेजेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक दैट इज स्पोर। स्पोर क्या होता है, इट इज हाईली रेजिस्टेंट रेस्टिंग स्टेज ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि मान लीजिए बैक्टीरिया जब किसी एडवर्स एनवायरनमेंट में आ जाता है, जब ऐसे एनवायरनमेंट में आ जाता है कि जब वो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता, और या फिर उसकी जो फूड अबंडेंस है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस है वो जब डिस्ट्रॉय होने लगती है, खत्म होने लगती है, तो बैक्टीरिया जो होता है वो किस फेज में चला जाता है, एक रेस्टिंग फेज में चला जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं। यानी या तो एडवर्स एनवायरनमेंट आ जाता है, तो एडवर्स एनवायरनमेंट के केस में जो बैक्टीरिया होता है वो रेस्टिंग फेज में चला जाता है, उसको हम स्पोर बोलते हैं। या फिर जब न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है तब बैक्टीरिया एक डोर्मेंट स्टेज में चला जाता है, रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं। अगर हम स्पोर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्पोर का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें बहुत सारी लेयर होती हैं। अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाएं तो जो इनरमोस्ट लेयर होती है इसको बोलते हैं कोर। तो ये आप जो कोर देख रहे हैं ये क्या है, इनरमोस्ट लेयर है। तो और जो आउटरमोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्सोस्पोरियम। तो दिस इज बेसिकली जो बाहर वाली है आउटरमोस्ट है, दिस इज एक्सोस्पोरियम। तो हम बेसिकली 4 लेयर के बारे में पढ़ेंगे, कोर, कॉर्टेक्स, कोट एंड एक्सोस्पोरियम। तो इनरमोस्ट जो होती है वो कोर होती है और आउटरमोस्ट क्या होती है, एक्सोस्पोरियम होती है। अगर हम कोर की बात करें तो कोर इज द इनरमोस्ट लेयर एंड इट कंटेन डीएनए एंड इट इज एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो जो अंदर का ये जो मटेरियल है ये कोर कहलाता है। इसमें क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है एंड इट इज एनक्लोज्ड बाय, सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। इस कोर के बाद जो आउटर कोर के बाद जो बाहर वाला लेयर है, ये वाला जो लेयर है, ये वाला, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स से बाहर ये वाला जो लेयर है इसको हम बोलते हैं कोट। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये तो क्या है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, कोट। और ये कोट और कोर्टेक्स जो होते हैं ये एक दूसरे से सेपरेट होता है इस बाउंड्री के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। तो हमने बताया सबसे अंदर क्या होगा, कोर, कोर के बाद क्या होगा, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाद क्या होगा, कोट,
और कोर और कॉर्टेक्स दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे किसके द्वारा, आउटर मेम्ब्रेन द्वारा। और जो फोर्थ एंड आउटर मोस्ट लेयर है, ये जो फोर्थ एंड आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम बोलते हैं एक्सोस्पोरियम। क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोरियम बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया जो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में जब पहुंचता है तो एक रेस्टिंग फेज में चला जाता है। उस रेस्टिंग फेज को क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं। और ये रेस्टिंग फेज बहुत ज्यादा हाईली रेजिस्टेंट होती है, इस पे किसी भी एडवर्स एनवायरनमेंट का कोई असर नहीं होता और बैक्टीरिया इसके थ्रू सर्वाइव कर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसी क्या क्वालिटीज आ जाती है इसके अंदर। तो जो कोर वाला एरिया होता है, इस कोर वाले एरिया में बेसिकली एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं डिपिकोलिनिक एसिड। तो इस डिपिकोलिनिक एसिड की वजह से जो बैक्टीरिया होता है ये हीट रेजिस्टेंस हो जाता है, रेडिएशन रेजिस्टेंट हो जाता है और इस पे एंटीबायोटिक्स का भी कोई असर नहीं पड़ता। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डिपिकोलिनिक एसिड इन द कोर, इट शो द हीट रेजिस्टेंस, रेडिएशन रेजिस्टेंस एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, जो कोट, ये तो कोर वाले रीजन की बात करी, अंदर वाले रीजन की बात करी। अब हम बात करेंगे कोट वाले रीजन की। ये वाला जो रीजन होता है, कोट वाले रीजन जो होता है उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो इसको क्या बनाते हैं, केमिकल रेजिस्टेंट बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्पोर के बारे में बेस्ड ऑन द लोकेशन। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप ऑफ स्पोर्स ऑन द बेस्ड ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड द बेसिस ऑफ बल्स। अब देखो यहाँ पे जो देख रहा है वो उसका रीजन क्या है। ये मान लीजिए कोई सेल थी, ये मान लीजिए इसके अंदर न्यूक्लियर था, ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म था। क्या था, साइटोप्लाज्म था मान लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए एडवर्स एनवायरनमेंट आ गया। एडवर्स एनवायरनमेंट आ गया तो क्या होगा, ये जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियोइड, ये अपने साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स लेके किसी एक जगह पे जाके क्या बना लेगा, स्पोर का फॉर्मेशन कर लेगा। यानी ये न्यूक्लियोइड जो था ये यहां पे आएगा, अपने साथ जो जरूरत का सामान था उसको लेके आएगा और ये जो बाकी की पूरी सेल में नहीं, एक कोने में जाके अपने ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा। तो यानी कि पूरी सेल जो थी उसका एसेंशियल कंपोनेंट, उसका न्यूक्लियर एक कोने में जाके अगर क्या बना लेता है, अपने ऊपर बहुत सारी बाउंड्री बना लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, तो उसको बोलते हैं स्पोर का फॉर्मेशन हो। ठीक है, स्पोर का फॉर्मेशन हो। तो ये स्पोर जो बन रहा है ये एक कॉर्नर में भी बन सकता है, सेंटर में भी बन सकता है और टर्मिनल पे भी बन सकता है। जब ये स्पोर का फॉर्मेशन सेल के एकदम सेंटर में हो तो हम इसको सेंट्रल बोलेंगे। ये हमको देखने को मिलता है बेसिलस सेरियस में और क्लॉस्ट्रिडियम बाइफर्मेंटस में। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है ये सब टर्मिनल हो, जैसे कि यहां पे हो रहा है, एक कोने में जाके सब टर्मिनल पोजीशन पे हो सकता है। ये मोस्ट कॉमन लोकेशन है। और ऐसा भी हो सकता है कि एकदम टर्मिनल पे जाके हो, एकदम कोने पे जाके हो स्पोर का फॉर्मेशन, जैसा कि हमको क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई के देखने को केस में मिलता है कि जो स्पोर का फॉर्मेशन है वो एकदम कॉर्नर पे जाके, मतलब एकदम टर्मिनल पे जाके होता है और जो स्पोर बनता है वो ओवल शेप का होता है और टेनिस रैकेट अपीयरेंस हमको देता है। अगर हम बात करें, ये तो हमने क्लोस्ट्रिडियम टर्टियम की बात की थी, अब हम क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई की बात करें तो वह राउंड टर्मिनल शेप का स्पोर होता है जो एकदम कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है और हमको ड्रम स्टिक लाइक अपीयरेंस देता है। अगर हम शेप की बात करें तो जो स्पोर बनना है वो स्फेरिकल भी हो सकता है और ओवल शेप का भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो बैक्टीरिया को बल्ज प्रोवाइड कर दे, जैसा कि हमको सारे बैसिलस में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो लार्ज साइज का स्पोर होगा तो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो उसमें बल्ज देखने को मिलेगा। नॉन बल्जिंग भी हो सकता है एज इन द ऑल क्लोस्ट्रिडियम, वहां स्मॉल साइज का होता है तो वहां बल्जिंग देखने को नहीं मिलती। तो दिस वाज ऑन द टाइप ऑफ स्पोर। अब हम बात करेंगे स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके थ्रू स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो स्पोर का फॉर्मेशन कब होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी और इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट होगा, तो उस केस में क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा और इस 7 स्टेजेस में होता है। तो यहां आप देख रहे हैं ये कोई बैक्टीरियल सेल है, ये क्या है, कोई बैक्टीरियल सेल है। अगर मान लीजिए अच्छी कंडीशंस है, अच्छी सुटेबल कंडीशंस है, तो उस केस में ये सेल क्या करेगी, अपनी ग्रोथ करेगी, सेल डिवीजन करेगी। क्या करेगी, सेल डिवीजन करेगी। लेकिन एडवर्स एनवायरनमेंट है, बेकार एनवायरनमेंट है और इनएडिक्वेट फूड है, अच्छी पर्याप्त मात्रा में खाना वाना नहीं है, तो ये क्या करेगी, स्पोर फॉर्मेशन करेगी। और स्पोर फॉर्मेशन के लिए एक से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 स्टेजेस के थ्रू गुजरेगी और क्या बनेगी, स्पोर का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, चलो स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। आप कैसे डेमोन्स्ट्रेट करोगे स्पोर्स को, ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पोर के बारे में। तो आप स्पोर्स का जो फाइंडिंग है वो ग्राम स्टेनिंग की हेल्प से कर सकते हैं, जिम निल्सन यानी जेडन स्टेन के थ्रू कर सकते हैं। जब आप जेडन स्टेन यूज करेंगे स्पोर के आइडेंटिफिकेशन के लिए तो आप उसमें 0.25% ऑफ H2SO4 यूज करेंगे। साथ ही साथ हम मॉडिफाइड एस बाय स्टेन का यूज भी कर सकते हैं
और हम अगर हम बात करें यूज ऑफ स्पोर की, तो यूज ऑफ स्पोर जो बेसिकली स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्ट टेक्निक्स में किया जाता है। स्पोर का यूज हम ऑटोक्लेव जो मशीन होती है फॉर द स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट्स वहां भी कर सकते हैं। बैसिलस सबटाइलिस, एट्रोफेसियस एंड क्लॉस्ट्रिडियम टेक्नाई, इनके स्पोर्स बेसिकली ऑटोक्लेव मशीन्स में यूज होते हैं। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरिया। हम खत्म कर चुके हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।